एक्सप्लेनर में हम डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल यानी विबंध के सिद्धांत का पूरा डाइसेक्शन करने वाले हैं। और सबसे अहम बात, ये पूरी चर्चा एक्सक्लूसिवली नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के लेंस से होगी। ये एक ऐसा लीगल कॉन्सेप्ट है जो कोर्टरूम्स में फेयरनेस मेंटेन करने के लिए लिटरली एक गेम चेंजर है। तो चलिए बिना किसी डिले के सीधे टॉपिक में जंप करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एस्टोपल वर्ड आखिर आया कहाँ से। तो इसकी जड़ें एक फ्रेंच वर्ड एस्टूप में है, जिसका सीधा सा मतलब होता है स्टॉपर या रोकना। ज्यूरिस्प्रूडेंस में इसका काम भी बिल्कुल यही है। ये किसी भी इंसान को कानूनी तौर पर रोक देता है। किस चीज से? अपनी ही पुरानी कही हुई बात या वादे से मुकरने से। मतलब कोर्ट के सामने कोई भी अपनी सुविधा अनुसार बार बार अपना स्टैंड चेंज नहीं कर सकता, फॉर श्योर। अब इस पूरे डॉक्ट्रिन का फाउंडेशन 3 बहुत ही पावरफुल लैटिन मैक्सिम्स पर टिका है। पहला है अलीगेंस कॉन्ट्रेरिया। सिंपल वर्ड्स में, जो इंसान कॉन्ट्रडिक्टरी या विरोधाभासी बातें करता है, उसकी दलीलें अदालत को सुननी ही नहीं चाहिए। दूसरा, आर्ग्यूमेंटम एड होमिनम, जो सीधे इंसान के कंडक्ट पर फोकस करता है ताकि उसके बयानों में कंसिस्टेंसी बनी रहे। और तीसरा मैक्सिम ये क्लियर करता है कि एस्टोपेल कोई मामूली प्रोसीजरल रूल नहीं है, बल्कि ये फ्रॉड को रोकने और इंसाफ दिलाने का एक सॉलिड सब्सटैंटिव राइट है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का फ्लो कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 121 से, जो इस डॉक्ट्रिन का कोर है। फिर हम धारा 122 और 123 के स्पेशल केसेस देखेंगे। उसके बाद उन सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे जहां ये रूल अप्लाई नहीं होता। और फाइनली प्रॉमिसरी एस्टोपेल से इसका डिफरेंस समझते हुए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस पर बात करेंगे। चलिए सेक्शन 121 से स्टार्ट करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के चैप्टर 8 के तहत ये सेक्शन एस्टोपेल का सबसे जनरल और सबसे इम्पॉर्टेंट रूल सेट करता है। ये हमें बताता है कि कैसे किसी इंसान का अपना ही डिक्लेरेशन, उसका कोई काम या इवन उसका कुछ न करना उसे लीगली बाउंड कर देता है। सेक्शन 121 के इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है जानबूझकर कोई बात कहना या कोई एक्ट करना। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंटेंशनली या जानबूझकर वर्ड बिल्कुल क्रूशल है। दूसरा स्टेप, उस एक्ट से किसी दूसरे को ये बिलीव करवाना कि वो बात सच है। तीसरा, वो दूसरा इंसान उस भरोसे पर एक्ट कर ले। और जब ये तीनों चीजें हो जाती हैं तो आता है फाइनल स्टेप। अब पहले वाले इंसान को फ्यूचर की किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में उस सच्चाई से मुकरने से पूरी तरह ब्लॉक कर दिया जाता है। नो वे आउट। इस कॉन्सेप्ट को एक रियल लाइफ प्रॉपर्टी एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए ए किसी बी को मिसलीड करके एक जमीन बेच देता है, ये कहकर कि वो उसका असली ओनर है। बी उस पर ट्रस्ट करके पैसे पे कर देता है। अब बाद में ए ये बोलकर सेल डीड कैंसिल नहीं करवा सकता कि अरे मैं तो ओनर था ही नहीं। सेक्शन 121 उसे ऐसा करने से इमीडिएटली रोक देगा। इस बेसिक रूल को क्लियर करने के बाद अब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 122 और 123 की तरफ बढ़ते हैं। ये सेक्शंस एस्टोपेल के कुछ बहुत ही स्पेसिफिक और स्पेशल केसेस को डील करते हैं, जो म्यूचुअल एग्रीमेंट्स और लीगल रिलेशनशिप्स पर बेस्ड होते हैं। सेक्शन 122 मेनली इमूवेबल प्रॉपर्टी के टेनेंट्स यानी किराएदारों और लाइसेंसियों पर अप्लाई होता है। इसका सिंपल सा लॉजिक ये है कि किराएदारी के दौरान कोई भी किराएदार ये डिस्प्यूट नहीं कर सकता कि जब टेनेंसी स्टार्ट हुई थी तब लैंडलॉर्ड के पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल नहीं था। सेम रूल लाइसेंसी पर भी लगता है। जिसने पोजेशन दिया है उसी की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इट्स दैट सिंपल। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि हमारा कानून कमर्शियल ट्रस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करता है। सेक्शन 123 मूवेबल प्रॉपर्टी और बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करता है। जैसे अगर किसी ने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया है तो वो उसे ड्रॉ करने वाले की अथॉरिटी को डिनाई नहीं कर सकता। बेलमेंट में भी बेलर के राइट को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को देखते हुए कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे एक्सेप्टर ये जरूर बोल सकता है कि ड्रॉअर के सिग्नेचर ही नकली है, या एक बेली ये प्रूव कर सकता है कि गुड्स पर किसी थर्ड पार्टी का राइट था। अब आते हैं उस पार्ट पर जो किसी भी लीगल कॉन्सेप्ट का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा होता है, एक्सेप्शंस यानी अपवाद। आखिर वो कौन से सिचुएशंस हैं जहां एस्टोपेल की ये मजबूत ढाल भी फेल हो जाती है। इस बात को हमेशा याद रखना है, दे कैन बी नो एस्टोपेल अगेंस्ट लॉ एंड स्टैट्यूट, यानी किसी भी वैधानिक कानून के खिलाफ कोई एस्टोपेल काम नहीं करता।
पर्सनल एग्रीमेंट्स अपनी जगह हैं, लेकिन स्टैच्यूटरी लॉ हमेशा सुप्रीम रहेगा। कोई भी इंसान किसी कानून को बाईपास करने के लिए इस डॉक्ट्रिन का सहारा नहीं ले सकता। आइए उनकी सिचुएशंस को देखते हैं जहां ये डॉक्ट्रिन वॉइड हो जाता है। पहला, जब असली सच्चाई दोनों पार्टीज को पहले से पता हो तो मिसलीड करने का सवाल ही नहीं उठता। दूसरा, जब फैक्ट्स को लेकर दोनों तरफ से म्यूचुअल मिस्टेक हुई हो। तीसरा, अगर सिर्फ फ्यूचर में कुछ करने का प्रॉमिस किया गया हो। इसके अलावा अगर दूसरी पार्टी ने फ्रॉड या नेग्लिजेंस किया है तो उसे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। और हाँ, पब्लिक इंटरेस्ट में किए गए गवर्नमेंट एक्ट्स या किसी सेटल्ड लॉ के अगेंस्ट इसे कभी इन्वोक नहीं किया जा सकता। लीगल स्टडीज में एक और जगह जहां अक्सर कंफ्यूजन होता है वो है जनरल एस्टॉपल और प्रॉमिसरी एस्टॉपल के बीच का डिफरेंस। चलिए इस कंसेप्चुअल डिफरेंस को भी आज एकदम क्लियर कर लेते हैं। इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस टाइमलाइन का है। एस्टॉपल हमेशा एक एग्जिस्टिंग फैक्ट यानी मौजूदा सच्चाई पर बेस्ड होता है और इसे ट्रेडिशनली लॉ ऑफ टॉर्ट में डील किया जाता है। दूसरी तरफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल फ्यूचर इंटेंशन यानी भविष्य में कुछ करने के वादे पर टिका होता है और ये सीधे तौर पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आता है। ये पास्ट या प्रेजेंट वर्सेस फ्यूचर का डिफरेंस ही इन दोनों को बिल्कुल अलग करता है। किसी भी लॉ की असली टेस्टिंग कोर्ट रूम्स में होती है। तो अब हम कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट्स को देखेंगे जिन्होंने एस्टॉपल के इस डॉक्ट्रिन को शेप दिया है और इसे एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि इन रूल्स को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया गया है। 1837 का पिकार्ड वर्सेस सियर्स केस इस डॉक्ट्रिन का एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। फिर 2000 में टाटा आयरन का केस आया जिसने इसके एसेंशियल प्रिंसिपल्स को कॉन्स्टिट्यूट किया। लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात पन्नालाल और 2022 के केरला एसआरटीसी केस में कही गई। इन दोनों ने ये लाउड एंड क्लियर कर दिया कि लेजिस्लेटिव प्रोविजंस हमेशा पर्सनल कंडक्ट को ओवरराइड करेंगे। एस्टॉपल किसी भी स्टैट्यूट को डिफेट नहीं कर सकता। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट पर गौर करते हैं। अगर एस्टॉपल के सिद्धांत का मेन पर्पस ही जस्टिस सिक्योर करना और फ्रॉड रोकना है तो इसे हमेशा एक स्टैट्यूट के सख्त अक्षरों के सामने क्यों झुकना पड़ता है? ये इक्विटेबल फेयरनेस और रिजिड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क के बीच का एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है। इस बारे में ज़रूर सोचेगा। हम मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में। तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग द